आदमी और औरत एक दूसरे के बहुत करीब थे, एक दूसरे के चेहरे साफ साफ देख पा रहे थे। आदमी का हाथ उसकी कमर पर कसकर बंधा हुआ था और एक झटके से उनकी स्थितियां बदल गईं। अब आदमी नीचे था और वह ऊपर। सिर्फ एक चीज जो नहीं बदली वह थी उसका हाथ, जो अभी भी उसकी पतली कमर पर जकड़ा हुआ था। लड़की की त्वचा बहुत गोरी थी। उसकी आड़ू के फूल जैसी एकदम सही आंखें थीं, जो साफ और बेदाग थीं। उसकी लंबी पलकें छोटी पंखों की तरह फड़फड़ाती थीं। एक आकस्मिक नज़र से भी लोगों की आत्माओं को आसानी से बांध सकती थीं। हालांकि उसके बाएं गाल पर एक स्पष्ट हाथ का निशान था, लेकिन इसने उसकी सुंदरता को कम नहीं किया, बल्कि एक अनोखा आकर्षण जोड़ दिया। सौभाग्य से नी यांग ने आज एक हरी पोशाक पहनी थी, जो घनी घास के भीतर छिपी हुई थी। हरे रंग के छलावरण के साथ कोई निशान नहीं मिला। धड़ धड़ धड़, ढलान से साफ कदमों की आवाज आई, घास के मैदान पर बूटों के चलने की आवाज। सोचने की जरूरत नहीं, ऊपर के लोग निश्चित रूप से उस आदमी की तलाश कर रहे थे। ऐसी सख्त स्थिति में अगर उसे देखा जाता तो पीली नदी में कूदने पर भी वह इस तथ्य को नहीं धो सकती थी कि वह एक आदमी के साथ छिपी हुई थी। नी यांग ने अपना होंठ काटा। उसका चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। अब उसे क्या करना चाहिए? उसी क्षण ढलान से एक तेज आवाज आई, वह यहीं कहीं गायब हो गया, हर जगह खोजो। कदमों की आवाज तुरंत बिखर गई। यहां कुछ नहीं, यहां भी कुछ नहीं। उस व्यक्ति ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। पूछा, क्या तुमने नीचे की तरफ खोजा है? नहीं। तो नीचे जाओ और देखो। ठीक है। वे नीचे आ रहे हैं। उसे क्या करना चाहिए? नी यांग चिंता में लगभग पागल हो गई। ची ची। पब फ्यूचर के विज्ञापन फुस्स फुस्स। अचानक हवा में फड़फड़ाते पक्षी के पंखों की आवाज गूंज उठी, साथ ही एक सांप की फुफकारने की आवाज भी। नीचे एक सांप है। सांप काट सकता है। इस बिंदु पर पास आते हुए कदम रुक गए। फुस। चींची पक्षी का चहचहाना कमजोर हो गया। सांप की फुफकारने की आवाज तेजी से बढ़ती गई, और अगर आवाज से कोई अंदाजा लगाया जाए तो सांप छोटा भी नहीं लग रहा था। अगर काट ले तो आदमी मर सकता है ना? जिस व्यक्ति का मूल रूप से नीचे जाने का इरादा था, वह तुरंत पीछे हट गया, ऊपर की ओर बढ़ गया। नीचे कोई नहीं है। चलो उधर देखते हैं। सरसराहट, स्थिर कदमों की आवाज दूर और दूर होती चली गई। हालांकि नियांग अभी भी अपनी सांस रोके हुए थी। डर था कि दूसरे लोग वापस आ सकते हैं। ऊपर की हरकत को ध्यान से सुन रही थी। उसके नीचे पड़े आदमी ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी, बस देखता रहा। जिस व्यक्ति ने अभी अभी ये आवाजें निकाली थीं, वह कोई और नहीं बल्कि गांव की यह लड़की थी। उसे सच में विश्वास नहीं हो रहा था कि एक साधारण गांव की लड़की के पास इतनी शानदार नकल करने की कला हो सकती है। इस तरह के कौशल को एक गुरु के मार्गदर्शन में सिद्ध करने में दशकों लग जाते हैं। लेकिन उसके सामने खड़ी लड़की, वह 16 या 17 से ज्यादा की नहीं लग रही थी। अगर सच में कोई सांप और पक्षी मौजूद भी होता तो भी कोई फर्क नहीं बता पाता। वह इतनी विश्वसनीय थी, सचमुच प्रभावशाली। नियांग के पास उसके भावों पर ध्यान देने की फुर्सत नहीं थी। ऊपर के सभी आदमियों के पूरी तरह से चले जाने के बाद ही वह उससे उतरी। जमीन पर बैठी वह बुरी तरह हाँफ रही थी। वह बहुत चालाक थी, बेहद चालाक, और साथ ही बहुत शांत। उसे कैसे कहना चाहिए? वह वास्तव में एक सामान्य 16 या 17 वर्षीय गांव की लड़की जैसी नहीं लग रही थी। उसकी उपस्थिति असाधारण थी। पब फ्यूचर के विज्ञापन, क्या एक साधारण गांव की लड़की ऐसी सूरत और अनुकूलनशीलता रख सकती है? आदमी जमीन से उठा, अपनी आंखें सिकोड़ी। तुम्हारा नाम क्या है? यांग। नी यांग ने अपना नाम झूठ बताया। वह मूर्ख नहीं थी। वह बता सकती थी कि यह आदमी अपने क्रूर व्यवहार के साथ किसी अच्छे आदमी से निपटने वाला नहीं था। वह उसे अपना असली नाम नहीं बताने वाली थी। वैसे भी यिंगयिंग और यांग काफी मिलते जुलते हैं। तुम्हारा उपनाम क्या है? आदमी ने आगे पूछा। म्यू, नी यांग ने उत्तर दिया। दरअसल अब उसका उपनाम म्यू है। उसने इस बार झूठ नहीं बोला था। तुमने आवाजों की नकल करना कैसे सीखा? आदमी की निगाहें उस पर टिकी थीं, जैसे कोई विशाल जानवर हो जिससे थोड़ी घुटन हो रही थी। नी यांग ने कहा, यह देहात है, हमारे आसपास हर तरह के जानवर हैं। मैंने इसे बड़े होते हुए सीखा। नी यांग हमेशा से ही बुद्धिमान थी।
और उसकी याददाश्त बहुत अच्छी थी। आदमी ने अपनी आंखें सिकोड़ी जैसे उसकी बातों की सच्चाई पर सवाल उठा रहा हो। फिर उसने अपनी जेब से एक बटुआ निकाला और नकदी का एक बंडल निकाला। ये मेरा धन्यवाद है। मैं बीजिंग से हूँ। अगर तुम्हें कभी कोई परेशानी हो तो तुम बीजिंग में मुझे ढूंढ सकती हो। ठीक है। नी यांग ने पैसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया। उसका चेहरा आज्ञाकारी था, लेकिन उसकी झुकी हुई आंखों में उपहास की एक झलक दिखाई दी। वह इस तरह के आदमी को कैसे ढूंढ सकती थी जिसे वह इतनी बुरी तरह से टालना चाहती थी। पैसे की बात करें तो निश्चित रूप से वह मना नहीं करेगी। आखिरकार यह उसका हक था। कम से कम उसने उसकी जान बचाई थी। अगर वह नहीं होती तो इस आदमी को बहुत पहले पकड़ लिया गया होता। इसके अलावा उसे इस समय पैसों की सख्त जरूरत थी। पैसे देने के बाद आदमी वहां नहीं रुका। वह जल्दी से चला गया। जैसे ही वह नियांग की नजरों से ओझल होने वाला था, वह अचानक नियांग को देखने के लिए वापस मुड़ा। सूर्य के प्रकाश में वह युवती वहां खड़ी थी, पतली और सुंदर, बर्फ जैसी सफेद त्वचा के साथ, जैसे कि वह अभी अभी किसी चित्र से निकली हो। शहर की अमीर युवतियां भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती थीं। एक आखिरी नजर डालने के बाद आदमी चला गया। आदमी का चेहरा नजरों से ओझल होने के बाद नी यांग ने राहत की सांस ली। उसी क्षण एक चमकदार प्रतिबिंब ने उसकी आंखें खींची। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह घास में पड़ी एक घड़ी थी। नी यांग ने घड़ी उठाई, लापरवाही से उसे अपनी टोकरी में डाला और हरी घास के साथ घर लौट आई। जब नी यांग म्यू परिवार के घर लौटी तो आंगन से हल्की भोजन की खुशबू आ रही थी। स्वाभाविक रूप से खाना बनाने वाली नी कुई हुआ थी। हालांकि नी कुई हुआ ने अभी अभी जन्म दिया था, लेकिन उसे आराम करने का एक पल भी नहीं मिला। माँ, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। आप जाकर मेरी छोटी बहन को देखिए। नी यांग ने स्पैटूला उठाया और कुशलता से पैन में आलू का पैनकेक पलटा। यांग यांग, मैं इसे संभाल सकती हूँ। नी कुई हुआ ने नी यांग को देखा और अचानक महसूस किया कि उसकी बेटी काफी बड़ी हो गई है। अतीत की नी यांग बेहद डरपोक थी। चूहे को देखकर ही उसकी आधी जान निकल जाती थी। लेकिन आज वह जिनबाओ और म्यू कुलमाता दोनों को चुनौती देने की हिम्मत करती है। आलू का पैनकेक पलटने के बाद नी यांग ने नी कुई हुआ की ओर देखा। माँ, क्या आप इसी तरह जीना चाहती हैं? नी कुई हुआ चौंक गई। तुम्हारा क्या मतलब है यांग यांग? नी यांग ने आह भरी। माँ, उसे तलाक दे दो। तलाक? इस युग में ऐसी बात सुनी भी नहीं गई। इसके अलावा यह एक एकांत ग्रामीण इलाका है। नी कुई हुआ, एक पारंपरिक ग्रामीण महिला, ऐसी बात पर विचार भी कैसे कर सकती थी? नी कुई हुआ की नज़रों में तलाकशुदा औरतें अनैतिक, चंचल, बुरी औरतें होती हैं। कौन सी अच्छी औरत तलाक देगी? नी कुई हुआ की आवाज़ ठंडी पड़ गई। तुम क्या बकवास कर रही हो? नियांग ने गहरी सांस ली। माँ, सोचो, तुमने म्यू परिवार में कैसा जीवन बिताया है। क्या दादी और पिताजी तुम्हें इंसान मानते हैं? उनके लिए तुम सिर्फ प्रजनन का एक उपकरण हो, केवल सारे गंदे और थकाऊ काम करती हो। माँ, ध्यान से सोचो, इस परिवार में रहने का क्या मतलब है? अगर यह जारी रहा तो सिर्फ मेरी 3 छोटी बहनें ही नहीं फेंकी जाएंगी, हम सब मर भी सकते हैं। नियांग को उम्मीद थी कि उसकी माँ जल्द ही होश में आ जाएगी, लेकिन वह नहीं आई। नी कुई हुआ इन शब्दों को स्वीकार ही नहीं कर सकी, क्योंकि वह कठिनाइयों को सहने की आदी थी। उसने तुरंत नी यांग का मुंह बंद कर दिया और गुस्से से कहा, तुम्हें किसने अपने पिताजी और दादी की बदनामी करने की इजाज़त दी? तुम अभी बच्ची हो। अगर तुमने फिर से ऐसी बातें कहने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारा मुंह नोच दूंगी। हालांकि नी कुई हुआ जानती थी कि नी यांग उसकी रक्षा करने की कोशिश कर रही थी और नी यांग ने जो कुछ भी कहा वह सच था। लेकिन नी कुई हुआ को बचपन से मिली पुरानी शिक्षा ने सिखाया था कि बच्चों को अपने बड़ों की पीठ पीछे आलोचना नहीं करनी चाहिए। ऐसा व्यवहार असंवेदनशील था। इसके अलावा आखिरकार महिलाओं को अपने पति की आज्ञा का पालन करना ही था। वह विरोध नहीं कर सकी। नी यांग ने आह भरी। वह अपनी माँ की सोच समझ गई थी और जानती थी कि उसकी माँ किस बात से चिंतित है। चलो, थोड़ा और इंतजार करते हैं जब तक माँ सच्चाई नहीं देख लेती। तब वह स्वेच्छा से इस जगह को छोड़ देगी जहां लोग खाए जा रहे हैं। नी यांग के मन में एक योजना थी। नी कुई हुआ ने धीरे से नी यांग के लाल हुए चेहरे को छुआ और भारी आवाज में कहा, दर्द हो रहा है? यांग यांग, क्या तुम्हारे चेहरे पर अभी भी दर्द है?
तुम्हारी दादी ने तुम्हें बहुत जोर से मारा। यांग यांग, मेरी बात सुनो। अगली बार अपनी दादी का सामना मत करना। अगली बार यह सिर्फ एक थप्पड़ जितना आसान नहीं होगा। नी यांग ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं और मुस्कुराई। ठीक है माँ, दर्द नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं। सच में? नी कुईहुआ ने अविश्वसनीय रूप से पूछा। हाँ। नी यांग ने धीरे से सिर हिलाया। उसने अपने पिछले जन्म में इतना दुख झेला था, अब उसे थोड़ा सा दर्द क्या लगता। उसी क्षण आंगन से कदमों की आवाज आई। म्यूकुल माता ने एक बनावटी व्यवहार किया और चिल्लाई, तुम लोग कहाँ हो? मर गए? नी कुईहुआ, बाहर आओ। क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारे मेहमान हैं? नी कुईहुआ तुरंत बाहर भाग आई। माँ, जिनबाओ, ये कौन है? म्यूकुल माता और जिनबाओ के बीच एक मोटी सुंदर मध्यम आयु वर्ग की महिला खड़ी थी। म्यूकुल माता ने कहा, यह मेरी माँ की तरफ से मेरी भतीजी आंसू है। आंसू अब 9 महीने की गर्भवती है। उसका अच्छे से ख्याल रखना याद रखना। चूंकि आंसू गर्भवती है, हमारे घर में जो भी अच्छा खाना या पीना हो, उसे पहले दिया जाना चाहिए। समझे?